वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज के हमारे क्वेश्चन से आपके एंजाइम टॉपिक से, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम टॉपिक से आज के हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशंस ऑफ एन एंजाइम? तो एंजाइम की सबसे उपयुक्त डेफिनेशन बतानी है आपको। फर्स्ट है, बायोलॉजिकली कैटालिस्ट that increase the reaction rate without being consumed, substance that permanently changed and the equilibrium of a reaction's structural component of cell membrane and hormone responsible for cell growth। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं विविध फार्मा क्लासेज से, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है इसको, और जो अभी लाइव देख रहे हैं वो इसको लाइक भी करते जाइएंगे और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में फटाफट डालिएगा, ठीक है, जिससे हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बताइए इसका एंजाइम की सबसे उपयुक्त परिभाषा। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशंस ऑफ एंजाइम्स? फटाफट बताते हुए चलना है आपको। बहुत बढ़िया स्टूडेंट। ठीक है, तो एंजाइम आपके क्या है? एंजाइम वो चीज है आपकी जो दूसरे को तो चेंज कर देगा बट खुद उसमें यूज भी नहीं होगा और उसकी रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट इंक्रीज रिएक्शंस रेट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, बिना कंज्यूम हुए उसकी रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देगा, उसी को क्या बोला गया? आपका एंजाइम्स बोला गया। अगला है, अधिकांश एंजाइम रासायनिक रूप से किस प्रकार के होते हैं? केमिकली मोस्ट एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और स्टीरॉइड्स। तो बताइए एंजाइम्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टीरॉइड्स। हर क्वेश्चन के बीच में आपको मैं 10-15 सेकंड का समय दूंगा जिससे आप अपने कमेंट्स डाल सकें फटाफट। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, फटाफट बताओ, ऑप्शन नंबर ए। मैंने पहले भी बताया है जब प्रोटीन्स पढ़ाए थे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट ए एंजाइम, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, एम्स इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है। What is the non-protein components required for the catalyst activity of same enzyme called? किसी एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम, कोफैक्टर, आइसो एंजाइम या सबस्ट्रेट? बताइए। इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं उसको? कोफैक्टर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट उसको? कोफैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं? एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर टुगेदर फॉर्म होलो एंजाइम, जाइमोजेंस, आइसो एंजाइम और प्रो एंजाइम। बताइए क्या बनाएंगे आपके? एपो एंजाइम्स और कोफैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं आपके? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर मिलके क्या बनाएंगे? होलो एंजाइम, जाइमोजेंस, आइसो एंजाइम और प्रो एंजाइम। सभी को जवाब देना भाई, नहीं आ रहा तो भी जवाब जरूर देना ना, चुप के नहीं बैठना ऐसे चुप करके। बहुत अच्छा स्टूडेंट। तो क्या लगा? एसी कहां लगा? आपके हॉल में। सो क्या बोला गया? होलो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम्स, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म ऑफ एंजाइम्स कैटालाइजिंग दी सेम रिएक्शंस आर कॉल्ड। एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में अलग एंजाइम्स को क्या कहा जाता है? जाइमोजेंस, आइसो एंजाइम्स, को एंजाइम और प्रो एंजाइम। फटाफट बताते जाइए आंसर्स। जो डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ एंजाइम्स कैटालाइजिंग दी सेम रिएक्शंस आर कॉल्ड जाइमोजेंस, आइसो एंजाइम्स, को एंजाइम और प्रो एंजाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रिएक्शन सेम कर रहा है वो ना, बट मोलिकुलर फॉर्म डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? आइसो एंजाइम, ठीक है, आइसो एंजाइम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट आइसो एंजाइम का उदाहरण है? व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जांपल ऑफ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट आइसो एंजाइम? ऑप्शन ए है एलडीएच आइसो एंजाइम्स, ऑप्शन बी है आपका पेप्सिनोजन, ऑप्शन सी है आपका ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन डी आपका प्रोथ्रोम्बिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएगा आपका, फटाफट बताइए स्टूडेंट आंसर। चलो टाइम देता हूं, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए जवाब दिया वो ठीक है, एलडीएच आइसो एंजाइम्स। क्या बोलते हैं उसको? एलडीएच आइसो एंजाइम्स। अगला है क्वेश्चन 7, इन एक्टिव एंजाइम्स precursors that are the converted into a active enzymes after the activations are called। ऐसे इनएक्टिव एंजाइम्स प्रीकर्सर जिन्हें एक्टिवेशन के बाद एक्टिव एंजाइम में बदला जाता हो। ठीक है, जो इनएक्टिव एंजाइम्स की बात करें, प्रीकर्सर जिन्हें एक्टिवेशन के बाद एक्टिव एंजाइम में बदला जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? यानी कि वो चीज की बात करें जो इनएक्टिव थी फिर उसको एक्टिव कर दिया गया, तो उस एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? तो उसमें आइसो एंजाइम्स, जाइमोजेंस, कोफैक्टर या मेटलो एंजाइम्स। बताना फटाफट स्टूडेंट्स, जवाब देते हुए चलना है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा जाइमोजेंस। उसको क्या बोलते हैं आप? जाइमोजेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जाइमोजेंस? ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। बताओ बताओ, जाइमोजन का एग्जांपल आ गया, फटाफट बताइए। फर्स्ट है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। बहुत बढ़िया स्टूडेंट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिनोजन। जिन्होंने ये बताया था एकदम ठीक बताया, ट्रिप्सिनोजन। अगला है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एंजाइम क्लासिफिकेशंस एंजाइम्स आर प्राइमरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के अनुसार एंजाइम को मुख्यतः किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है? टाइप ऑफ रिएक्शंस कैटालाइज्ड, मॉलिक्यूलर वेट ओनली, सेलुलर लोकेशन ओनली या कलर ऑफ एंजाइम सॉल्यूशन। तो इंटरनेशनली रूप से किस रूप में आपको इनको करा गया है क्लासिफाइड, बताइए। जवाब सभी को देना है स्टूडेंट, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड। जैसे आपके मुख्यतः 6 भागों में करा गया है ना, अभी आगे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला है विच एंजाइम क्लास कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। निम्न में से कौन सा एंजाइम क्लास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटालाइज करता है? ट्रांसफरेज, ऑक्सीडिडक्टेज, हाइड्रोलाइजेज और लाइगेजेस। 4 टाइप के तो ये हो गए, 6 टाइप के होते हैं, 4 तो यहाँ पे आ गए आपके। ठीक है, तो बताना है आपको कौन सा एंजाइम जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है मतलब इसी टाइप का ही क्वेश्चन आता है बस इसमें, है ना। इसमें क्या पूछेंगे? एग्जाम्पल पूछ लेंगे, आगे मैं पूछ भी लूंगा आपसे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन ट्रांसफरेज में ट्रांसफरेज एंजाइम आ जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस में जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, लाइगेजेस में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अगला है ट्रांसफरेज एंजाइम्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेजर फंक्शंस ऑफ ट्रांसफरेजेस? ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, एडिशंस ऑफ वाटर ओनली, फॉर्मेशंस ऑफ एटीपी ओनली। बताइए, बिल्कुल इजी है तो फटाफट बताइए। तो आपके ट्रांसफरेजेस जो एंजाइम्स होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ट्रांसफरेजेस एंजाइम। अगला है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम किस प्रकार की रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं? तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स, हाइड्रोलाइसिस कैटालाइज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ओनली, ग्रुप ट्रांसफर ओनली और आइसोमराइजेशन ओनली। ठीक है, आइसोमराइजेशन ओनली। बताइए फटाफट।
तो हाइड्रोलाइसिस कौन सी करेंगे? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, सिंपल। कौन सी करेंगे आपकी? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी? इनमें से कौन सा फैक्टर एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी पीएच, ऑप्शन नंबर सी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। बताइए स्टूडेंट्स, क्या आने वाला है आपका इसके लिए? बहुत बढ़िया। जिन भी स्टूडेंट ने आपका ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज बताया है उन्होंने एकदम ठीक बताया है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि टेम्परेचर भी डिपेंड करता है आपका, ठीक है, पीएच भी करती है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी करती है, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एक टेम्परेचर जो आपकी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, अगर उसके आसपास का टेम्परेचर है तो वो उसका ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करने के लिए टेम्परेचर, तो ऑप्टिमम एक्टिविटी कितने पे शो करेगा? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास करेगा। पीएच, जहां की पीएच जिस एंजाइम के लिए सुटेबल है, जैसे मान लीजिए आपकी पीएच 1 to 3 है किसी एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने के लिए, तो ये कहाँ ज्यादा काम करेगा? आपके गैस्ट्रिक जूस में, यानी कि गैस्ट्रिक जहां पे आपके स्टोमक के अंदर। मान लीजिए किसी एंजाइम की ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करने के 8 से 9 के बीच में, तो ये कहाँ काम करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। अगर इस एंजाइम को आप इस गैस्ट्रिक जूस वाली जगह डाल देंगे तो यह एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑप्टिमम एक्टिविटी वही शो करेगा जहां उसका टेम्परेचर या जो भी उसका पीएच है। अब अगली बात करते हैं हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। मान लीजिए आपने एंजाइम दे दिया बट आपने सबस्ट्रेट नहीं दिया, यानी कि किस पे रिएक्शन करेगा वो चीज दी नहीं, तो कैसे आपका एंजाइम काम कर देगा? इसलिए आपके एंजाइम का रेशियो और आपके सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, वो दोनों उसी हिसाब से मैच करनी चाहिए जिस हिसाब के आपका उस पर डिमांड है। तो इसीलिए ये सब चीजें उस पर आपका काम करती हैं। अगर हम इनके अलावा भी बात करें तो इनके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, जैसे आपके एक्टिवेटर्स और इनिबिटर्स होते हैं। जैसे क्या होते हैं आपके? एक्टिवेटर्स हो गया, इनिबिटर्स हो गया, यानी आपने एक्टिवेटर्स डाल दिया एंजाइम के साथ तो वो रिएक्शन को और तेज कर देंगे। अगर आपने इनिबिटर्स डाल दिए, अगर आपने इनिबिटर्स डाले तो वो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है और उस रिएक्शन की एक्टिविटी है उसको इनिबिट कर देंगे। जैसे इनिबिटर्स में आते हैं नॉन स्पेसिफाइड, जैसे हैवी मेटल्स आ गई, इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम, ये सब सुना होगा, तो ये सब फैक्टर्स में डिपेंड करते हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर अत्यधिक हाई टेम्परेचर पर अधिकांश एंजाइम की एक्टिविटी कम होने का मुख्य कारण क्या है? व्हाई डज एंजाइम्स एक्टिविटी जनरली डिक्रीज एट द एक्सक्लूसिवली हाई टेम्परेचर? एंजाइम डीनेचुरेशंस, इंक्रीज द सबस्ट्रेट फॉर्मेशंस, इंक्रीज द एंजाइम सिंथेसिस एंड इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन। तो अत्यधिक हाई टेम्परेचर पर कम होने का कारण क्या है? बताइए फटाफट। कि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम जिस अवस्था में था उससे दूसरी अवस्था में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। बताइए आंसर क्या आएगा इसका? सोच के जवाब देना है, एकदम सही। अभी अभी मैंने समझाया है इससे ऊपर वाले क्वेश्चन, वो इसीलिए समझाया है, मुझे पता है कि अगला क्वेश्चन क्या डाला है मैंने, तो उसी हिसाब से बच्चों को समझा सकूं जिससे बच्चे आंसर सही से लगा पाए। ठीक है, बताइए, टाइम देता हूं आपको 2 मिनट का, सॉरी 2 मिनट नहीं, 10 सेकंड का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम का डीनेचुरेशन। ठीक है, एंजाइम का क्या हो जाएगा? डीनेचुरेशन। अगला क्वेश्चन आपका, किसी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम पीएच से बहुत अधिक डेविएशन होने पर क्या होता है? व्हाट में हैपन्स व्हेन दी पीएच डेविएट्स considerably from an enzyme's optimum pH? Enzyme's activity may decrease. Enzyme activity always double. Enzyme becomes a hormones and substrate concentrations become 0. बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मैंने पहले ही बताया, ऑप्टिमम एक्टिविटी आपके एंजाइम्स वही शो करेंगे जहां उसकी पीएच। मान लीजिए पीएच की अगर क्वेश्चन पूछे तो जैसे किसी एंजाइम की पीएच 2 पे ऑप्टिमम शो करता है तो उसको कहाँ काम करा? उसको आप गैस्ट्रिक यानी आपके स्टोमक के अंदर काम करेगी तो वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। किसी की पीएच 8 पे काम सही से करता है तो वो कहाँ काम करेगा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। किसी की पीएच 7.4 है ऑप्टिमम
तो वो आपके ब्लड के अंदर अच्छा सा काम करेगा। तो इसी तरह से एंजाइम्स की एक्टिविटी डिपेंड करती है। अगर आप दूसरी पीएच पे उसको डाल देते हैं, ठीक है, तब वो वहां पे अपनी एक्टिविटी सही से शो नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, उसमें डिक्रीज कर देगा, अपनी एक्टिविटीज वो कम हो जाएंगी, यानी बहुत कम इफेक्ट आना लगेगा उस चीज का। ठीक है, अगला है आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस में इनिबिटर सामान्यतः किससे कॉम्पिटिट करता है? इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस द इनिबिटर्स जनरली compete with product substrate for the active sites cofactor for a nucleus enzymes for the all cell membranes। बताइए स्टूडेंट, सही जवाब देना आपको ना, टाइम देता हूं प्रॉपर, बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी बताया वो ठीक बताया, सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। अगले की तरफ चलते हैं हम। इन द कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस कैन। सब कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इनिबिशंस को किस हद तक ओवरकम किया जा सकता है? ऑप्शन ए है आपका पार्शली और कंप्लीटली ओवरकम द इनिबिशंस, ऑलवेज परमानेंटली डीनेचर्स द एंजाइम्स, थर्ड है कन्वर्ट द एंजाइम्स इनटू ए जाइमोजेंस, अगला है डेस्ट्रॉय द सब्सटेंस। बताते जाइए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी जवाब देना आपको। बहुत बढ़िया बच्चों, सभी को जवाब देना ना, छोड़ना नहीं है जवाब, सभी को देना, गलत हो जाए भले ही जवाब जरूर आना चाहिए। ओके। ओके, इसमें हो जाएगा आपका पार्सली और कंप्लीटली ओवरकम द इनिबिशंस। ठीक है, अगला है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस में इनिबिटर सामान्यतः कहां बाइंड कर सकता है? इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस द इनिबिटर्स में बाइंड टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट्स, ओनली द सबस्ट्रेट, डीएनए ओनली, राइबोसोम्स ओनली। बताइए। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साइट अदर देन एक्टिव साइट। ठीक है, साइट अदर देन एक्टिव साइट, ये आपका कहाँ है, अदर देन एक्टिव साइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका, सीरम एमाइलेज का मार्क इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन किस कंडीशन में एसोसिएटेड है? मार्क इवोल्यूशन ऑफ द सीरम एमाइलेज इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद एक्यूट पैनक्रियाटिस, आयरन डेफिशिएंसी एंजाइम, हाइपोथायरॉयडिज्म और स्कर्वी। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये कहना चाह रहे हैं कि आपका अगर सीरम एमाइलेज बढ़ा हुआ है, आपका जब ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें अगर एमाइलेज का लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो आपको कौन सी डिजीज होने के चांसेस हैं? तो बताइए क्या हो सकता है अगर आपकी ब्लड में सीरम एमाइलेज बढ़ा हुआ है तो।
ओके, तो इसका आ जाएगा आपका एक्यूट पैनक्रियाटिस। ये कैसे होगा इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एमाइलेज बढ़ गया आपकी बॉडी में। एमाइलेज बढ़ने का मतलब आपकी जो लार में भी एमाइलेज होता है, यानी कि आपका एमाइलेज इसलिए बढ़ा है बॉडी में क्योंकि आपका पैनक्रियाटिस जो पैनक्रियाज है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन है जो एमाइलेज रिलीज करते हैं वो एमाइलेज रिलीज करने लग पड़े हैं, इसीलिए उसको क्या बोला गया, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट आपका significant evolution of serum lipase is partially useful as a diagnostic clue in, अगर आपका सीरम लाइपेज का लेवल चेक करना है, चेक कर रहे हैं हम वो बढ़ा हुआ है, तो क्या डिजीज हो सकती है, एक्यूट पैनक्रियाटिस, रिकेट्सिया, पैनक्रिया या परनिशियस एनीमिया या हाइपोग्लाइसेमिया। बताइए, फटाफट आंसर देना स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देते हुए चलिए। तो इसमें हो जाएगा आपका एक्यूट पैनक्रियाटिस। ठीक है, क्योंकि वही पैनक्रियास क्या क्या रिलीज करता है, आपका सभी एंजाइम से रिलीज करता है, जैसे आपका हो गया लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया। ठीक है। अगला है एसजीओटी का वर्तमान बायोकेमिकल नाम क्या है, व्हाट इज द करंट बायोकेमिकल नेम ऑफ एसजीओटी, एलानिन, एमाइनो ट्रांसफरेज, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, एल्कलाइन फॉस्फेट, लैक्टेज, डीहाइड्रोजनेज। स्टूडेंट्स गलत जवाब नहीं देना है, सोच के बड़ी अच्छे से जवाब देना है, दीजिए फटाफट जवाब दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। अगर एसजीपीटी पूछता है तो आपका एसजीपीटी का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका सीरम एएसटी एसजीपीओटी का इवोल्यूशन विशेष रूप से किस ऑर्गन इंजरी में देखा जाता है, तो किस ऑर्गन इंजरी में देखा जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ द सीरम एसजीओटी कैन बी द particularly associated with injury of the liver and cardiac muscles, थायराइड, पैनक्रियाज, बोन मैरो। फटाफट बताइए, एसजीओटीपीटी का लेवल कहां चेक किया जाता है आपको, कौन से ऑर्गन के डैमेज में, फटाफट जवाब देना स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। इसमें हो जाएगा आपका लीवर एंड कार्डियक मसल्स में। ठीक है, वहां पर अगर कोई दिक्कत होती है तो आप एसजीओटी का लेवल चेक करवाते हैं। Evaluations of the ALT-SGPT is considered a relatively more specific indicators of the cellular injury in the, अगर SGPT का ALT-SGPT का इवोल्यूशन किस ऑर्गन की सेलुलर इंजरी का रिलेटिवली मोर स्पेसिफिक इंडिकेटर माना जाता है, आपकी लीवर का, आपके बोन्स का, आपके हार्ट ओनली या आपकी किडनी ओनली, किसका माना जाता है, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, जवाब दीजिए। ओके, लीवर ओनली आ जाएगा इसमें। ठीक है, लीवर का ओनली। और एसजीओटी किसका देखा जाता है, एसजीओटी में देखा जाता है आपके हार्ट का और लीवर का, दोनों का। और ये एसजीपीटी ओनली लीवर के लिए होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगला है आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज एएलपी का मार्क इवोल्यूशन निम्न में से किस कंडीशन में देखा जाता है, मार्क इवोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज may be seen in cholestatic obstructive liver disease, simple viral-rhinitis, uncomplicated myopia और iron deficiency alone। ठीक है, तो अल्कलाइन फॉस्फेट किस में देखा जाता है, बताइए फटाफट। सही जवाब देना स्टूडेंट, सटीक एकदम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलेस्टेटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज में देखा जाता है, एल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ है। तो अगला है आपका क्लिनिकली असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट एलडीएच आइसो एंजाइम्स इज मेनली बेस्ड ऑन, एलडीएच में विभिन्न आइसो एंजाइम्स का क्लिनिकल असेसमेंट मुख्यतः किस प्रिंसिपल पर आधारित है। ऑप्शन एक है देयर टिश्यूज distributions patterns, their colors in waters, their carbohydrates content only, and their ability to form
ऑफ टू फॉर्म एंटीबायोटिक्स। बताइए फटाफट, जल्दी से जवाब दीजिए स्टूडेंट। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, जिन्होंने भी ए जवाब दिया वो ठीक है। क्या आपको पता है एम सीधा और डब्ल्यू उल्टा क्यों? ठीक है, तो दे आर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशंस पैटर्न्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो भी देखा आपने, ठीक है। इसके बाद हम अगले 25 क्वेश्चंस ला रहे हैं, जो कंप्लीट जितने भी बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस थे उनको एक साथ मर्ज करके मैं क्वेश्चंस बना के लाऊंगा। ठीक है, तब तक इन क्लासेस को देखिए। ये नेक्स्ट क्लास आपको जो भी आपका टाइम है बताया हुआ है उसी टाइम पे आपको क्लासेस मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।